हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस वाई एजुकेटर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हिंदी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हिंदी का हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं सीडीपी, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस का ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले गद्यांश दे रखा है। अगर हिंदी आपने सब्जेक्ट एज अ लैंग्वेज एज अ टू लैंग्वेज टू आपने हिंदी को एज अ चूज़ किया है, तो सबसे पहले आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। एंड सेकंड भी आपका गद्यांश ही होगा। दो गद्यांश आते हैं इसमें। अगर हिंदी आपने फर्स्ट लैंग्वेज लिया है, चूज़ किया है, तो उसमें आपको एक गद्यांश और एक पोएम आएगी, कविता टाइप। तो इस तरीके का इसमें सिस्टम होता है। तो पहला गद्यांश क्या है। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों, सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। एआई के ज़रिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी, ताज़ा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है एआई का। ठीक है, एआई की बात कर रहे हैं। यह समझने का वक्त है कि एआई से फ़ायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, सो उसका नियंत्रण है। लेकिन एआई वरदान ही है और भस्मासुर न बने, उसके लिए यह सोचने की ज़रूरत है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी ना हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया है, तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। तो वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि एआई ऐसा हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। तो इससे रिलेटेड अब एआई की बात हुई है। क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए। कैसी मतलब होनी चाहिए एआई गद्यांश के हिसाब से? तो मानवीय क्षमताओं को कम करे, बिल्कुल नहीं। मानवीय गुणों का संस्कार करें। हाँ, तो मानवीय गुणों का संस्कार किया, सेकंड वाला सही हो जाएगा इसमें। समूह से भिन्न शब्द है। अब समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? पढ़ाई लिखाई, रात दिन, इसमें से अलग कौन सा है? कंकड़ पत्थर, चाय वाय। चाय वाय कोई शब्द नहीं होता। चाय वाय इट्स जस्ट हम नॉर्मल बोल देते हैं चाय वाय पीना है करके। ठीक है, तो और रात दिन तो एक अपोजिट है। पढ़ाई लिखाई कुछ शब्द मतलब इसमें बन रहे, मतलब है कंकड़ पत्थर का, है ना। तो चाय वाय का कोई मतलब, चाय है बट वाय का क्या मतलब होता है यार। 123 क्वेश्चन, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। मानवीय में कौन सा शब्द प्रत्यय है? तो प्रत्यय इसमें आ जाएगा ईय। प्रत्यय जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है ना, तो ईय इसमें मानव में ईय जुड़ता है तो मानवीय बन जाएगा। 124, एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डालेगा। तो इसमें कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? तो श्रम से जुड़ा हुआ कौन सा कार्य है? चिकित्सा नहीं, शिक्षण भी नहीं है। श्रम मतलब जो शरीर से काम होता है, शरीर मेहनत लगती है, जिसमें पसीना आता है, तो खेती बाड़ी है। तो खेती बाड़ी का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 125, एआई को जन्म देने वाला कारक। एआई को किसने जन्म दिया है? ऑब्वियस सी बात है, मानव ने। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 126 का एआई का अर्थ। एआई का अर्थ ऑब्वियसली हर कोई जानता होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। 127, एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह है प्रभाव। तो एआई से शिक्षा जगत कैसा प्रभाव डालेगा एआई शिक्षा जगत पर? तो इसका हो जाएगा नकारात्मक या शून्य या सकारात्मक या अधिक। तो इसका ऑप्शन हम ए टिक कर सकते हैं, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है एआई शिक्षा पर। 128, चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? तो इसके फर्स्ट लाइन में आई थिंक बोला था कि केस हिस्ट्री बना देगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसमें। अभी देखो, ये हमने लैंग्वेज जो हिंदी लैंग्वेज है पार्ट मतलब एज अ लैंग्वेज सेकंड हमने चूज़ किया था, तो सेकंड वाला भी इसमें गद्यांश है। एक गद्यांश प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरह संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज़ बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर
को ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि और मतलब आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। तो 129 आई थिंक स्वास्थ्य को लेकर ये गद्यांश है। 129 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अब जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण के माध्यम मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें से आपको चूज़ करना है। प्राण के माध्यम से योग करना, या प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, या प्राण और शरीर का सामंजस्य होना। प्राण और शरीर का सामंजस्य मतलब शरीर और जो अंदर प्राण मतलब है उसमें वो बिल्कुल सही होने चाहिए, सामंजस्य एक बैलेंस होना चाहिए। 130 विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। विशेषण क्या नहीं है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य या व्यवस्थित। विशेषण जो विशेषता बताता है, तो संतुलित है ना, विशेषता किसी भी चीज़ की बता रहा है। तो स्वास्थ्य एक पर्टिकुलर टर्म है, स्वास्थ्य हेल्थ है ना, तो ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ये नाम है हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 131 प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास डैश में है। तो प्राणवायु को सशक्त कौन बना सकता है, शिक्षा, चिकित्सक, शिक्षक या योग। योग बना सकता है प्राणवायु को सशक्त। योग से हम बहुत सी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। 132 प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है, व्यवस्थित होकर बैठती है। ऑब्वियस सी बात है, अव्यवस्थित नहीं होगा, उत्तेजित भी गलत है, मंद मंद भी गलत है, व्यवस्थित इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 132 का। 133 रोग का कारण है। रोग का क्या कारण हो सकता है, तो ऑप्शन हम देखते हैं। प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन। बिल्कुल हमने जब अभी हमने पढ़ा गद्यांश, तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि प्राणवायु का अंग में असंतुलन होता है, तभी हमें रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत सही हो जाएगा। 134 अच्छे स्वास्थ्य का संबंध डैश से है। तो अच्छे स्वास्थ्य का किससे संबंध है, अच्छे शरीर से, प्राणवायु से, योगाभ्यास से, बीमारियों के अभाव से। तो प्राणवायु से। अच्छा स्वास्थ्य आपका है तो वो प्राणवायु से संबंधित है, आपका प्राणवायु अच्छा होना चाहिए, राइट, रोग फ्री होना चाहिए। 135 बुद्धि में इक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। बुद्धि में इक प्रत्यय लगाएंगे, बुद्धि प्लस इक क्या बन जाएगा, बौद्धिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 136 निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। तो अब यहाँ 135 तक ये गद्यांश से रिलेटेड थे। अब यहाँ से हमें कुछ क्वेश्चंस पेडागोजी से रिलेटेड आ गए, मतलब ये पेडागोजी के रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि कौन सा विधि जो है भाषा अधिगम के ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप से अनुशंसित करती है। तो कौन सी विधि हो सकती है इसमें, श्रवण भाषावाद इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। 137 कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम है, कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी 4 भाषाएं वो जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से वो चारों भाषाएं का इस्तेमाल करता है घर पर। विद्यालय में वो हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी बोलता है सिर्फ, और कौन सी नहीं बोलता, मराठी नहीं बोलता वो विद्यालय में। तो क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषा आती हैं, तो इसलिए वो ये बोलता है। तो ये स्थिति किस रूप में है, क्या है ये स्थिति, परभाषिक योग्यता, कोड से आगे जाना, कोड जाल या अंतर्भाषा। तो ये है परभाषिक योग्यता की, मतलब परभाषिक योग्यता होती है एक से ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती है, एक से ज़्यादा लैंग्वेज में आप डील कर पाते हैं। परभाषिक ट्रांसलिंगुअल यही होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 138 भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही है। कौन सा कथन, भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, एक्वायरिंग की बात नहीं हो रही। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। सहजात आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 3rd वाला। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, कि आपको पहली भाषा आती है उससे आप द्वितीय भाषा, जो टारगेट भाषा आप जो भी सीख रहे हैं उसको लर्न करने में हेल्पफुल होती है। तो ये भाषा अधिगम के बारे में सही है, ऑप्शन नंबर 3rd। 139 क्वेश्चन, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्धि करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात तक कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखने जाती है। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या हम कहेंगे।
तो इन वस्तुओं को हम शिक्षण सामग्री कहेंगे। जो भी चीज़ हम शिक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ भी, तो हम उसको शिक्षण सामग्री ही कहेंगे। ठीक है, शिक्षण सामग्री ही कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे वास्तविक वस्तुएं हैं, खाना पकाने के बर्तन हैं, नहीं। जब वो बर्तन खाना पकाने के हैं, वो बर्तन हम एक शिक्षा के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा शिक्षण सामग्री। 140 घोषणात्मक ज्ञान क्या है? घोषणात्मक ज्ञान क्या होता है? घोषणात्मक किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना या व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान होता है कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। 141 यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जा रहा है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समलोचनात्मक साक्षरता। 142 का है परभाषा व्यवहार क्या है? परभाषा व्यवहार क्या है? एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं का संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। कि एक कक्षा में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा कि एक कक्षा में एक से ज़्यादा अधिक भाषाएं हम एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। 143 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भाषा को अच्छी तरह से लिखने सीखने में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहले मानस मंथन करना, फिर मुख्य बिंदु नोट करना, फिर उसको एक रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना उसका, फिर संपादन और फिर अंतिम स्वरूप देना। यही होता है इसमें। 144 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य में मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। तो इसमें कौन सा कौशल वो इस्तेमाल हो रहा है उनका? अध्ययन कौशल। अध्ययन कर रहे हैं वो, मुख्य एक टॉपिक चल रहा है उसमें वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो अध्ययन कर रहे हैं, राइट। 145 में आ जाएगा, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप का है, किस टाइप का प्रश्न है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो किस टाइप का ये क्वेश्चन है? पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है, एक्स्ट्रापोलेटिव से हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 146 कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वह पढ़ी गई पाठ्य जो सामग्री है उसको पुनर्लेखन करें जो एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को हम क्या कहेंगे? लेखन कार्य, अनुच्छेद सूत्रलेखन, सामूहिक सूत्रलेखन या श्रवण कार्य? श्रवण कार्य इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 147 यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। अकादमिक भाषा और विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए जो आवश्यक भाषा होती है उसमें निपुणता, तो ऑब्वियसली ये 4th है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। काल्प है ना, कॉग्निटिव अकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड टर्म्स को आपने सीखना, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आपको सीखनी होती है इसमें, है ना। जैसे आप एसएसटी पढ़ रहे हैं तो एसएसटी से रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं उसमें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं ना, साइंस में जो टर्म्स होते हैं अलग टर्म्स होते हैं, उनमें लैंग्वेज सबकी अलग होती है, राइट। तो ये काल्प जो है उसमें हेल्प करता है कि आप एक पर्टिकुलर विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए एक आवश्यक भाषा में निपुण हो रहे हैं। 148 भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति क्या कहती है? भाषा शिक्षण पर राष्ट्रीय नीति जो 2020 आई है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहे। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन बिल्कुल गलत है। 148 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा की कोई बात नहीं हुई है। त्रिभाषा सूत्र दिया है, इसमें त्रिभाषा की बात हुई है कि 3 लैंग्वेज बच्चे को आनी चाहिए, मातृभाषा, भारतीय भाषा और एक अंग्रेज़ी। ठीक है। 149 में अब बोल रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र, वही एनईपी में जो अभी अब दिया है त्रिभाषा सूत्र, अब कौन सा कथन इसमें सही है?
तो 149 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 4 क्या है? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। तो यही NEP में अभी बात हुई है, नया मतलब त्रिभाषा रूल आया है, मतलब 3 लैंग्वेज रूल आया है, जिसमें आप अपनी जो स्टडी है वो तो आप अपनी मातृभाषा में जो आप रोज़ बोल चाल करते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी, और फिर जब आगे बढ़ते बढ़ते 10th के बाद 2 भाषा आपको और आनी चाहिए, सीखेंगे आप स्कूल में। 150 अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को किस चीज़ में समर्थ बनाते हैं? दक्षताओं को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्रीवियस ईयर, और ये जो है 2024 का जो जुलाई में पेपर हुआ था वो प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका है। सारे सब्जेक्ट्स के मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये लास्ट हिंदी वीडियो था। अब मैं और जो पिछले प्रीवियस ईयर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे दिसंबर CTET के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।